हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि नवंबर के लिए आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। यह एक नई यूट्यूब सीरीज है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, कॉस्टिंग सिलेबस, यहां बात कर रहा हूं मैं न्यू सिलेबस की। कॉस्टिंग सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम रिवाइज करने वाले हैं। लगभग एक एक घंटे के मल्टीपल एपिसोड्स बनेंगे और यूट्यूब पर डेली बेसिस पर डलेंगे। आपको क्या करना है, बस एक घंटा निकाल के रखना है अपना, और ये एक घंटा वो वाला एक घंटा होना चाहिए जो आपके लिए लेस प्रोडक्टिव है, जब आप आराम करते हैं या ब्रेक लेते हैं, ताकि आप इस यूट्यूब वीडियो को देखकर या इसकी आवाज सुनकर भी अपने कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको ये वाली सीरीज। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को करेंगे जो नवंबर 2020 के अंदर ज्यादा मार्क्स का आने की, जिन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अभी कुछ समय पहले हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने एनालिसिस किया था कि पास्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2020 के लिए कौन से 5 चैप्टर हैं जहां से 50 नंबर का एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है इस नवंबर 2020 वाले एग्जाम में। तो पहले अपन उन चैप्टर को करेंगे, यानी उन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। यहां पर हम सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ये बात कंफर्म है। बट कैसे करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स के रिवीजन, उसके बाद कैटेगरी बी चैप्टर्स के रिवीजन, और आखिरी में कैटेगरी सी चैप्टर के रिवीजन। तो आज है अपना एपिसोड नंबर 1, और एपिसोड नंबर 1 के अंदर ले रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से और पास्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2020 में इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को चलिए रिवाइज करते हैं। यहां पर मैं स्टडी मैट से रिवाइज कर रहा हूं, आप चाहें तो स्टडी मैट से भी रिवाइज कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पे कर रहा हूं। और अगर आपने कुछ नोट्स अपने से बनाए हैं तो उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं आप, या अगर वो नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो देखकर भी आप कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है, तरीके से रिवीजन करेंगे अपन। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टडी मैट से मैं पढ़ रहा हूं ये। तो सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 3.12 पर, क्योंकि बाकी पोर्शन क्या है आपका थ्योरेटिकल है। हम सीधे पहुंचेंगे पेज नंबर 3.12। पेज नंबर 3.12, ये रहा जी पेज नंबर 3.12। यहां पे कॉन्सेप्ट है आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम पर वर्कर ने काम नहीं किया, प्रोडक्शन नहीं किया, वो खाली बैठा था। आइडल टाइम 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है वो टाइम जो नॉर्मली बेकार हो ही जाता है, जैसे लंच टाइम। भाई वर्कर को खाना खाने के लिए आधे घंटा तो देना ही पड़ेगा आपको, और 8.5 घंटे जब वो फैक्ट्री में रहेगा तो वॉशरूम भी 1 या 2 बार जाएगा ही जाएगा। तो ये टाइम क्या है आपका, नॉर्मल आइडल टाइम। जब कंपनी में वर्कर रहता है ना, तो कंपनी इस आइडल टाइम की भी पेमेंट करती है वर्कर को, यानी कि नॉर्मल आइडल टाइम के लिए भी वर्कर को पेमेंट की जाती है। ऑफिस का टाइमिंग है 9 to 5:30। तो 9 to 5:30 जब वर्कर फैक्ट्री में रहता है तो उसे पेमेंट करनी पड़ती है। अब उसने बाकी समय तो काम किया, बट लंच में लंच खाया और थोड़ा बहुत टहलने चला गया, और दिन में मान लो 2 बार वॉशरूम चला गया, तो कंपनी इसका भी पेमेंट करती है, क्योंकि उन 8.5 घंटे के अंदर इसकी भी पेमेंट होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर सवाल यह है कि जो टाइम वर्कर खाली बैठा रहा और हमने पेमेंट की, उस पेमेंट का क्या करना है। उसे हमें लॉस मान लेना चाहिए, या उसे हमें कॉस्ट मानते हुए कस्टमर से कॉस्ट की रिकवरी में ऐड कर देना चाहिए। यानी कि जो प्राइस हम कस्टमर से चार्ज करेंगे उस प्राइस में क्या इस कॉस्ट को भी ऐड करना है। तो बड़ा सिंपल है, नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवरी करते हैं। लेकिन कई बार होता है दूसरे वाला, एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल मतलब वर्कर ने जानबूझकर काम नहीं किया, खाली बैठा रहा, लंच और 2 बार वॉशरूम जाने के अलावा खाली बैठा रहा, उसने प्रोडक्शन नहीं किया। निकम्मापन बोलते हैं इसको। अब फैक्ट्री के गेट में एंट्री कर चुका है,
शाम को 5:30 निकलेगा, तो कंपनी को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब कंपनी को पेमेंट तो करनी पड़ रही है, बट उसने प्रोडक्शन नहीं किया। तो ऐसे में जो समय उसने वेस्ट किया है, जो समय उसने खराब किया है जानबूझकर, उस खर्चे को, उस पेमेंट को किसी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते आप। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी पेमेंट को जो एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए दी गई है, कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस के रूप में चार्ज कर दो। तो यह है आपका कॉन्सेप्ट 3.5 आइडल टाइम। एग्जाम में इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं एक बार दिखाता हूं मैं आपको। पेज नंबर 3.13 पर आ जाओ। आपको ये इलस्ट्रेशन 1 देखने को मिलेगी। बड़ा सिंपल था, यहां पे सारे खर्चे दे दिए, बता दिया 2400 घंटे काम करने का है वर्कर को, और 400 घंटे क्या है, नॉन प्रोडक्टिव। बट क्वेश्चन ने क्या बोला, ये क्या है, नॉर्मल। मतलब कंपनी को मालूम है इसको चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्या बोलेगा, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ इंप्लॉय निकालो, यानी 1 घंटे जब वर्कर ने इफेक्टिवली काम किया तो उसके बदले कितना खर्चा हुआ। तो करना क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नेट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। तो नॉर्मल आइडल टाइम को टोटल टाइम से माइनस कर देना है, और जो आपका नेट टाइम आए उससे डिवाइड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहां पर बात की गई एबनॉर्मल आइडल टाइम की। इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप देख लेना। एबनॉर्मल में यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर वर्कर ने 4 घंटे खाली बैठा रहा। अब 4 घंटे जो खाली बैठा रहा उसकी कॉस्ट को आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो क्या करा, 4 घंटे गुना इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, इस अमाउंट को कॉस्टिंग पीएल में लॉस के रूप में चार्ज कर दिया गया। तो ये था आपका आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस नवंबर में आने के चांस थोड़े से कम है, बट अगर आ गया तो हम आराम से कर लेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 3.15 पर। यह रहा आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होता है, एक वर्कर ने नॉर्मल टाइम से ज्यादा अगर कंपनी में काम किया है तो जो उसने एक्स्ट्रा काम किया है उसके बदले एक्स्ट्रा पेमेंट तो करनी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि वर्कर तो बिना पैसे लिए काम नहीं करने वाला। तो जो उसने ओवर टाइम में काम किया है, शाम को रुक के काम किया है, संडे को आके काम किया है, त्योहारों पर आके काम किया है, ऐसे में कंपनी ने जो उसे पेमेंट की है उस पेमेंट का क्या करना है, उसे कस्टमर से रिकवर करें। मतलब कस्टमर की कॉस्ट में उसको ऐड करके कस्टमर से रिकवर करें, या फिर उसको माने ओवरहेड सब में एलोकेट करें सारे प्रोडक्ट में, या फिर उसे माने एबनॉर्मल लॉस के रूप में चार्ज करें। तो इसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है आपका ओवर टाइम। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन ने अगर बताया हो कि ओवर टाइम कितना है या फिर कैसे निकालना है और पेमेंट किस बेस पे करनी है, कितनी करनी है, तब तो बात जो क्वेश्चन ने बोली वही मानी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और क्वेश्चन के अंदर यह पता लग रहा हो कि वर्कर ने नॉर्मल वर्किंग टाइम से ज्यादा समय तक काम किया है, तो ऐसे में ओवर टाइम निकालने के लिए आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि अगर वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या फिर एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो जितने भी ज्यादा घंटे उसने काम किया उन ज्यादा वाले घंटों को हम बोलेंगे ओवर टाइम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा और पूरे हफ्ते में 48 घंटों से ज्यादा, ठीक है, 48 आवर्स एंड मोर देन 9 आवर्स, तो उस टाइम को बोलेंगे हम ओवर टाइम आवर्स। अच्छा, ओवर टाइम वेज रेट क्या होगी, भाई एक वर्कर दिन में काम करता है, 1 घंटा काम करता है, कंपनी उसे 100 रुपए देती है, लेकिन जब वही वर्कर ओवर टाइम में काम करेगा ना तो 100 रुपए में मानेगा नहीं, वो उसे क्या देना पड़ेगा, 100 रुपए से कुछ ज्यादा। इसको बोलते हैं ओवर टाइम वेज रेट। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ओवर टाइम वेज रेट दिया हुआ है, यानी कंपनी ने तय किया वर्कर से कि हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, शाम में काम करना है तो बताओ, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर क्या करना है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये क्या बोलता है, जो भी उसकी नॉर्मल वेज रेट है उसे दुगना कर दो। यानी कि दिन में अगर 100 रुपए पर आवर दिया करते थे तो ओवर टाइम में 200 रुपए पर आवर देने होंगे। तो ओवर टाइम कैसे निकालना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओवर टाइम वेज रेट कैसे निकालना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो कोशिश करना वहां पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में हल्का सा लिख देना, ब्रीफ कर देना। ठीक है, तो यह है ओवर टाइम। अच्छा जी, यहां पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं आपको।
सिचुएशन नंबर 1, द कस्टमर में एग्री टू बियर एंटायर कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ऑफ वर्क। यानी वर्कर को काम करवाना पड़ा शाम में रुकवा कर। कस्टमर ने हाय तौबा मचा दी थी। कस्टमर बार बार बोल रहा था कि मुझे ये ऑर्डर तुरंत चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज को दिन में काम कराओ, शाम में काम कराओ, रात में काम कराओ, संडे काम कराओ, आई डोंट केयर, मुझे अपना ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन, ये ऑर्डर तुरंत चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी बोलेगी ठीक है भाई, हमारा वर्कर रात में भी काम करेगा आपके लिए, संडे को भी आके काम करेगा, मंडे से पहले आपको ये ऑर्डर बनकर मिल जाएगा। लेकिन जो भी पेमेंट हम करेंगे वर्कर को एक्स्ट्रा ओवर नॉर्मल वेज रेट, वो किसे देनी पड़ेगी, कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर को ऐसे केस के अंदर सेलिंग प्राइस जो कंपनी लेगी वो कम होगा या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम पेमेंट की रिकवरी किससे होगी, कस्टमर से। तो ये थी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 है कि अगर प्रोडक्शन में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज आ गया, मान लो डिमांड बढ़ गई, जैसे अभी टाइम चल रहा है कोरोना का, इस समय डिमांड कम है, तो ऐसे में क्या हो गया कि वर्कर्स लोग अपने अपने घर पे चले गए हैं, तो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स कम है। लेकिन जब इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी, कल को जब कोविड की वैक्सीन आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, उनकी जॉब फिर से लग जाएगी जिनकी छूट गई है, तो ऐसे में डिमांड बढ़ती है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि एम्प्लॉयज कहां चले गए, वर्कर्स कहां चले गए, अपने घर, तो कंपनी के पास जो वर्कर है वो तो कम है, तो कंपनी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ओवर टाइम में काम करवाना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होगा, जितना भी ओवर टाइम पेमेंट एम्प्लॉयज को किया है कंपनी ने, वो सारा का सारा ओवर टाइम पेमेंट हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर देंगे, ताकि सभी प्रोडक्ट के अंदर वो बाइफर्केट हो जाए। सिचुएशन नंबर 2 थी जी ये। और सिचुएशन क्या है कि अर्थक्वेक आया या कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, या मशीन फेल हो गई, या बिजली चली गई, मतलब कुछ भी एबनॉर्मल सिचुएशन हुई और प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब उस प्रोडक्शन को फिल करने के लिए, उस प्रोडक्शन को फिर से करने के लिए कंपनी को शाम में रुकवा कर वर्कर से काम करवाना पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ओवर टाइम की पेमेंट है उसे कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, कस्टमर की गलती नहीं है, कस्टमर ने हाय तौबा नहीं मचाई। दूसरी बात, उस ओवर टाइम वाले अमाउंट को आप प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एबनॉर्मल इन नेचर। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को आपको कॉस्टिंग पीएल के अंदर एज ए लॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है जिसके बेस पर ओवर टाइम कब दिया है, मेन रीजन क्यों दिया है, इसके बेस पर ओवर टाइम को चार्ज करते हैं कस्टमर में, प्रोडक्शन ओवरहेड में और कॉस्टिंग पीएल में एज ए लॉस। तो ये क्वेश्चन एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 3.25। तो एग्जाम से बिल्कुल नहीं घबराना। एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट पर अगर आपकी पकड़ है और आपने रिक्वायर्ड प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, कोई एबनॉर्मल क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे देखकर आपको लगा यार ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, मैंने तो कभी किया ही नहीं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो छोड़ना होता ही है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, बाकी क्वेश्चन कर लो 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बाकी 4 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि बीच में अभी एक यूट्यूब वेब सीरीज चलाई थी जहां पर हमने क्या करा था, जो नवंबर 19 का जो रियल क्वेश्चन पेपर है ना, उसको एपिसोड वाइज, क्वेश्चन वाइज डिटेल में डिस्कस किया था। और जहां पर ये टिप्स दिए गए थे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, वर्किंग नोट बनाए कि ना बनाए, है ना। तो ये सारी बातें, तो उस वीडियो को, उस वेब सीरीज को आप जरूर देखना, है ना। तो वो बहुत ही काम की, आपके लिए बहुत काम की है। अगला है आपका हॉल से प्रीमियम प्लान। देखो, बोनस देने के काफी सारे तरीके होते हैं, ये कंपनी पर निर्भर करता है कि कंपनी अपने इंप्लॉयज को कैसे बोनस दे। तो बोनस देने का पर्पज यह है कि वर्कर को हम मोटिवेट करें कि आप अपने काम को दिए गए वक्त से कम समय में पूरा करें और हम आपको कुछ बोनस के रूप में देंगे। मैंने एक वर्कर को बोला कि भैया ये एक काम है छोटा सा, इस काम को करने में आपको 4 घंटे लगने चाहिए, लेकिन अगर आपने इस काम को 4 घंटे से कम समय में कर दिया तो आपको मैं ये बोनस दूंगा। तो ऐसी 2 स्कीम है, एक है आपकी हॉल से प्रीमियम प्लान, उसका फॉर्मूला जी ये रहा, ये क्या बोलते हैं कि जो भी टाइम सेव करा मल्टीप्लाइड बाई टाइम रेट, यानी बेसिकली वेज रेट, मल्टीप्लाइड बाई 50%। यानी कि अगर 4 घंटे में काम हो जाना चाहिए था और 3 घंटे में काम हो गया,
इसका मतलब है वर्कर ने 1 घंटा बचा लिया। तो 1 घंटे के बराबर जो उसको पेमेंट मिलती अगर वो काम करता, तो उसका 50% आप उसे बोनस के रूप में फ्री में दे दो, बिना काम कराए। बात समझना, बिना काम कराए। आपके मन में एक सवाल यहां पर आ सकता है, देखो बताता हूं मैं आपको। आपको लगेगा सर एक काम को करने में 4 घंटे लगने चाहिए थे। वर्कर को हमने बोला कि आपको हम 100 रुपए पर आवर देंगे, तो वर्कर को 400 रुपए मिलेंगे अगर वो 4 घंटे में खत्म करता है तो। बिल्कुल ठीक बात है। हमने वर्कर को मोटिवेट किया कि भाई इस काम को अगर आप 4 घंटे से कम समय में कर लोगे तो जितना भी समय आप बचाओगे उसके बराबर जो पेमेंट हम आपको करते उसकी 50% आपको बोनस के रूप में देंगे बिना काम कराए। तो क्या वर्कर करेगा? तो देखते हैं कि वर्कर ने अगर 3 घंटे में काम कर दिया होता तो हम क्या बोलते भाई? हम बोलते भाई 3 घंटे आपने काम किया है, तो 3 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए पर आवर प्लस 1 घंटे आपने बचाया है, और 1 घंटे के बराबर आपको हम 100 रुपए की पेमेंट करते हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे 50% बोनस के रूप में देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम आपको 350 रुपए देंगे। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर वो 4 घंटे में आराम आराम से काम करता तो 400 मिलते, उसने 3 घंटे में काम करके 350 रुपए लेके कौन सी बहादुरी कर ली? उसने तो अपना ही 50 रुपए का नुकसान कर लिया। नहीं, कैसे? यहां पर 4 घंटे काम कर रहा है, मतलब 4 घंटे से पहले कोई नया काम पकड़ नहीं सकता। यहां पर काम 3 घंटे में खत्म कर दिया। अगर ये वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो क्या लगता है आपको? इसके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं बच गया? उस एक्स्ट्रा 1 घंटे में कुछ और काम करके एक्स्ट्रा मनी नहीं कमा सकता? ये कमा सकता है। अच्छा, अगर ये सिर्फ 3 घंटे काम करके रह जाए और मान लो 4 घंटे तक काम ही नहीं मिला, तो 4 घंटे के बाद ही मिला, तो भी क्या नुकसान हो गया? आप बोलोगे सर 50 रुपए का नुकसान तो हो गया। देखो 50 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, इसे 50 रुपए का बोनस मिला है और 1 घंटा इसने आराम भी तो किया है। तो सिर्फ फाइनेंशियल मत कंपेयर करो, कंपेयर करना है तो कंपेयर करो उसकी पर आवर अर्निंग। 1 घंटे में उसने कितने पैसे कमाए? अगर 4 घंटे काम करता 400 रुपए मिलते, 1 घंटे में कितने कमाए? 100 रुपए। 3 घंटे में काम कर दे तो 3 घंटे में कितने मिलेंगे? 350। 350 बटा 3, लगता नहीं आपको 100 रुपए से ऊपर है ये अमाउंट? इसका मतलब है उसने 1 घंटे में अब ज्यादा रुपए कमाए, और अगर वो 1 घंटे में ज्यादा पैसे कमा रहा है तो 8 घंटे में ज्यादा पैसे कमाएगा अगर वो अच्छी एफिशिएंसी पर काम करेगा, अपने समय को बचाएगा। इस प्रकार का मोटिवेशन आपको अपनी स्टडीज में भी रखना चाहिए। जैसे मान लो आपने एक प्लान बनाया कि भाई फलाना चैप्टर या फलाना टॉपिक या फलाना सब्जेक्ट मैं इतने घंटे में खत्म कर लूंगा। एक प्लान, रीजनेबल सा प्लान, अनएक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेशंस वाला ना हो कि मैं आधे घंटे में खत्म कर लूंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्लान ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो। एक रीजनेबल सा प्लान कि भाई ये चैप्टर है अपना कॉस्टिंग का, इसके क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, तो ये सारा काम मेरे को 3 से 4 घंटे में कर लेना चाहिए। अब फिर कोशिश करो कि आप उस 4 घंटे से कम में उसको रिवाइज कर लो। अगर 4 घंटे से कम समय में आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपके पास अब 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, जो टाइम बच गया उसमें एंजॉय कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। क्यों? काम तो कर ही लिया ना आपने, प्लान तो आपका फॉलो हो ही रहा है। 1 घंटे आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, सो लो, रिलैक्स कर लो। और अगर आप चाहो तो उस 1 घंटे में कुछ और पढ़ लो, कोई और चैप्टर कर लो। तो कुल मिलाकर आपको दोनों ही सूरतों में क्या है? फायदा। यह फायदा कब हुआ? जब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया, क्वालिटी को अचीव करते हुए कम समय में प्रोडक्शन कर लिया। आपके लिए प्रोडक्शन क्या है? चैप्टर का कंप्लीट हो जाना। तो यह है आपका हॉलसेल प्रीमियम प्लान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज पर है 3.26 पर 3.26 पर है रोवन प्रीमियम प्लान। वही बात कहता है, बट एक डिफरेंस है कि हॉलसेल में था 50% और यहां पर है टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड के रेशो में। यानी कि वहां 50% फिक्स कर दिया और यहां पर बोला टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड। देखो, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई वेज पर आर, ये क्या है? आपने जो समय बचाया है उसके बदले हम आपको इतना पेमेंट करते, अगर नहीं बचाते तो, मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड। तो यहां पर इस रेशो के अंदर आपको देना है उसको एक्स्ट्रा बचाए हुए टाइम का बोनस। इसको आप बोनस परसेंटेज भी कह सकते हो। तो यह आपका रोवन प्रीमियम प्लान। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 3.40 पर। पेज नंबर
3.40 3.40 लेबर टर्नओवर। कमिंग अटेम्प्ट के लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस मेरे को लगते हैं। अच्छा, लेबर टर्नओवर माने क्या होता है? लेबर को बेच देना? आंसर इज नो। लेबर टर्नओवर का मतलब है लेबर का आना और कंपनी को छोड़कर चले जाना। तो इंप्लॉय का कंपनी में बार बार आना और बार बार कंपनी को छोड़कर चले जाना कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होता। रीजन क्या है उसके पीछे? इंप्लॉय आया, उसको लाने से पहले बहुत सारे खर्चे कर दिए होंगे, इंटरव्यू करवाया होगा, शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए होंगे, उसका एड्रेस वेरीफाई कराया गया होगा, उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है सिविल है चेक, मतलब कैसा बैकग्राउंड है उसका वो चेक कराया होगा, कोई डिफॉल्टर या फ्रॉड नहीं है चेक करवाया होगा। तो बहुत सारे खर्चे पहले हो चुके होंगे, तब जाके वो इंप्लॉय कंपनी के अंदर आया। कंपनी में आने के बाद कम से कम 1-1.5 महीना कंपनी के प्रोसीजर को समझने में लग जाता है। क्यों? उसको मिलती है ट्रेनिंग। जो सीनियर ऑफिसर होता है वो अपने जूनियर ऑफिसर को देता है ट्रेनिंग, उसको समझाता है, देख भाई ऐसे काम होगा, ये प्रोसेस है, यहां से आता है मटेरियल, यहां पर जाता है, ये वाला काम ये व्यक्ति करता है, ये वाला काम ये व्यक्ति करता है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ये है। तो धीरे धीरे इंप्लॉय चीजों को सीखता है, लेकिन पेमेंट तो मिलना चालू हो जाती है। जिस दिन कंपनी में आपने एंट्री कर ली, आपका मीटर चालू। अब 1 से सवा महीना 1.5 महीना आपको सीखने में लग गया। उसके बाद आप काम सीख गए, अब कंपनी ने आपसे काम करवाना चालू किया और 1 साल के बाद आपने कंपनी को छोड़ दिया। तो कंपनी ने जो सैलरी आपको दी उससे ज्यादा खर्चा कंपनी का हो चुका होता है आपके ऊपर। कैसे? पहले आपको रिक्रूट करने की कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉय टर्नओवर रेट कम हो, यानी कि जो इंप्लॉयज बार बार छोड़कर चले जाते हैं वो परसेंटेज कम हो। इससे क्या होगा कि कंपनी का खर्चा भी कम होगा और साथ में कंपनी के पास अच्छे इंप्लॉयज रिटेन रहेंगे। अच्छा, ये रेट निकालने के बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी आइडेंटिफाई करती है उन रीजंस को जिनकी वजह से इंप्लॉय टर्नओवर रेट ज्यादा है। अगर किसी कंपनी के अंदर इंप्लॉय टर्नओवर रेट 20% है, 25% है, तो ये बहुत ही खतरनाक कंपनी है। ये कंपनी ज्यादा लंबी सक्सेस, बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी। यानी इंप्लॉयज वही होने चाहिए, बस इंप्लॉयज की एक्सपीरियंस बढ़ती जाए, इंप्लॉयज की एबिलिटी बढ़ती जाए, इंप्लॉयज की स्किल बढ़ती जाए, और हाँ, इंप्लॉयज के अंदर काम करने के प्रति एक अच्छा पॉजिटिव टेम्परामेंट तो होना ही चाहिए, उनका एटीट्यूड मैटर करता है। तो लेबर टर्नओवर रेट कंपनी निकालती है। इसको निकालने के काफी सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इंप्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉयज मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरा है सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ इंप्लॉयज सेपरेटेड, जो छोड़कर चले गए, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉयज मल्टीप्लाइड बाई 100। तीसरा आपका फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो। नंबर ऑफ इंप्लॉयज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ इंप्लॉयज सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉयज मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर साल के दौरान कोई नई रिक्रूटमेंट आई है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एंटिटी पहले 1 फैक्ट्री थी अभी 2 फैक्ट्री हो गई, इस वजह से अगर नए लोगों को रिक्रूट किया है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स। रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग को नंबर ऑफ एक्सेशंस भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉयज मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा, एवरेज कैसे निकालना है? तो नंबर ऑफ इंप्लॉयज एट द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ इंप्लॉयज एट द एंड डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका लेबर टर्नओवर। इसके बाद निकालते हैं इक्विवेलेंट इंप्लॉय लेबर टर्नओवर रेट। आपने लेबर टर्नओवर रेट किस पीरियड के बेस पर निकाली है? मंथली डेटा के बेस पर, क्वार्टरली डेटा के बेस पर, वीकली डेटा के बेस पर। तो उसे एनुअल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इंप्लॉय टर्नओवर रेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीरियड्स मल्टीप्लाइड बाई जो भी है। अगर वीक्स में है तो मल्टीप्लाइड बाई 52 करना पड़ेगा, अगर मंथ में है तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा, क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात है कि इस रेट को हम एनुअल रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपके सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिवाइज हो गए हैं। लगभग लगाए अपने को आधा घंटा, लगभग आधा घंटा लगाए। अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, आपको आराम से रिकॉल हो जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़े हैं और जो हमने यहां पर रिवाइज करे।
चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड नंबर 2 के अंदर, जहां पर हम कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स की ही बात करेंगे, फिर कैटेगरी बी पर जाएंगे। थैंक यू।